हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला लेक्चर केमिस्ट्री का लिया था तो सीखा था कि केमिस्ट्री क्या है और हम केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। मैंने आपको बताया था बेटा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, और उसमें भी हम प्योर मैटर की स्टडी करते हैं। और उस प्योर मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्योर मैटर में दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा। एक जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, एलिमेंट्स, और दूसरे नंबर पर जो चीज मैंने आपको बताई थी वो क्या था, कंपाउंड्स। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं, कैसे उनकी केमिकल रिएक्शन होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के कंपोजिशन की बात करते हैं। तो दो तरह के मैटर हमने बात किए थे, सामने लिखे हैं आपके पास। पहले नंबर पर जो चीज है बेटा उसे आप क्या नाम दे रहे हैं, दीज आर एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के यदि हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो मैंने आपको एलिमेंट की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताई थी कि एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मिलकर बना होता है ढेर सारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे से पार्टिकल से, वही कहलाता है इसका कंपोजिशन, या उसी को कहते हैं इसके फंडामेंटल पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं इट हैविंग एफपी यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें आपने क्या नाम दिया था, एटम्स। तो एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। सवाल है सर क्या एटम का भी कोई कंपोजिशन है, यानी एटम भी किसी चीज से मिलकर बना है? तो यस, एटम के भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। यदि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं बेटा तो हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी एटम जो है इसके अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम्स हैविंग फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन होते हैं किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम्स, यानी कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जिस चीज से एलिमेंट बना है वो एटम्स है। कंपोजिशन ऑफ एटम्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी किसी एटम को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए एंड न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ये तो आपका पहला प्योर मैटर था। दूसरे मैटर पे आपने उठाया था बेटा किसी कंपाउंड। आइए कंपाउंड की बात कर ले भाई। कहते सर कोई कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? तो कंपाउंड के भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब किसी कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, चलिए सुनिएगा। सपोज करिए एक गिलास में हमने पानी ले लिया है, ये रहा, चलेगा? तो इसके अंदर पानी का मतलब क्या लिया है आपने, H2O। अब ये बताइए क्या ये H2O एक है इसके अंदर की बहुत सारे हैं? तो हम कहेंगे इसके अंदर ये बहुत सारे H2O प्रेजेंट है, और ये जो H2O बहुत सारे हैं इनमें से एक को अलग कर लूं तो ये एक H2O कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जैसे आप एटम को न्यूड आइज से नहीं देख सकते तो न्यूड आइज से आप एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी देख नहीं पाएंगे। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाते हैं तो आपको वाटर नजर आता है, तो आप कहते हैं यू हैव अ कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड यानी वाटर की पूछा जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो आप कहेंगे H2O के छोटे छोटे ढेर सारे से क्या, मॉलिक्यूल्स। तो आइए बात कर लेते हैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हमसे कहा जाता है कि फंडामेंटल पार्टिकल किसका, किसी कंपाउंड का क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब जरा एक मॉलिक्यूल उठा लीजिए, जैसे मैंने गिलास पानी लिया था फिर उससे एक मॉलिक्यूल मैंने अलग कर लिया है, कौन सा, H2O। ये मॉलिक्यूल किससे बना है? तो आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना है किससे मिलकर बना है, इट इज कंपोज्ड बाय, यानी इस मॉलिक्यूल के यदि फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जाए तो इसके भी फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स। ये इस मॉलिक्यूल के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, और किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स ऊपर लिखे हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यानी दो मैटर आपके पास है, एक एलिमेंट आपके पास है बेटा, एक कंपाउंड आपके पास है।
किसी एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल यानी एलिमेंट किससे मिलकर बना है, कंपोज्ड बाय, किससे कंपोज्ड है आपका एलिमेंट्स, तो वो होते हैं एटम्स। एक एटम का कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि कोई कंपाउंड किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। तो हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी कंपाउंड के, यानी एक कंपाउंड इज कंपोज्ड बाय ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, देखिए एटम से, सेम या डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन होते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं बेटा, दीज आर द एटम्स, ये एटम्स होते हैं। और एक बार फिर से एटम के फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप इन्हें देख सकते हैं आपके सामने सारे। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ मैटर करनी है, तो मैं एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम थोड़ी सी एलिमेंट्स, थोड़े बेसिक सीखना चाहते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सीखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, पहली हेडिंग से। और पहली हेडिंग है हमारी सबसे पहला मैटर जिसे आपने नाम दिया है एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एन एलिमेंट, कहते सर एक एलिमेंट क्या है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि जो एलिमेंट है इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट, जो मेड अप ऑफ, जो किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ इनफाइनाइटली और से वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे से पार्टिकल्स। और इन छोटे छोटे से पार्टिकल्स को नाम दिया है कार्ड। क्या बोला था आपने इनको बेटा, एटम्स। कहते सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कोई एलिमेंट मैंने ये ले लिया, ये एक एलिमेंट है, मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाते, कील का एक याद आया है आपको, एक छोटे छोटे से आयरन के एटम्स। तो ये सपोज करिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये छोटे छोटे से ढेर सारे क्या हैं, एटम्स। कोई भी एलिमेंट, मैंने इस एलिमेंट को मान लिया क्या है, आयरन। अब मैं इसमें से केवल एक नन्हे से एटम को यहां ले आता हूं, ये रहा, ये क्या है, एटम। याद रखिए ये अकेला क्या है, एटम। और बहुत सारे जब यहां मिल गए हैं तो ये क्या बन गया है, मॉलिक्यूल। रिमेंबर, अब जरा सॉरी एलिमेंट, अब जरा बताइए ये एटम किसका है, आयरन का। इसका मतलब किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो या किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन हो, दोनों कैसे होते हैं, सेम। यदि मैं एलिमेंट क्लोरीन ऐसे लिखता हूं, मैं क्लोरीन के एटम को भी ऐसे लिखूंगा, पर क्लोरीन एलिमेंट में बहुत सारे Cl होंगे, लेकिन क्लोरीन एटम में केवल एक एटम Cl का प्रेजेंट होगा। क्या बात समझ में आती है बेटा? कहते इसका मतलब सर एलिमेंट और एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों का रिप्रेजेंटेशन। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं या सिंबल की बात करते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि हम किसी एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, यह है एलिमेंट, और जो एलिमेंट का सिंबल था बिल्कुल वैसे ही आपने बोला, इसका सिंबल होता है एटम। यानी दोनों को जो लिखने का तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है। हमेशा याद रखें, हम कैसे पहचानेंगे कि एटम है, एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है। तो देख भाई, बंगाली में ई को बोलते हैं एकला, ना एकला चलो रे, तो एकला का मतलब होता है अकेला, और एटम में भी ए है तो ए का मतलब भी क्या होता है भैया, इट इज अकेला। तो हमेशा याद रखिए जब एलिमेंट या एटम लिखा होगा तो वो अकेला लिखा होगा। सर अकेला का मतलब क्या है, यदि हाइड्रोजन ऐसे लिखा है तो अकेला लिखा है, किसी के साथ तो है नहीं, तो ये एटम है या ये एलिमेंट है। क्लोरीन ऐसे लिखा है, किसी के साथ तो लिखा नहीं बेटा, तो ये एलिमेंट है या एटम है। आयरन ऐसे लिखा है, किसी के साथ तो लिखा नहीं, तो ये एलिमेंट या एटम है। लेकिन यदि वो कहे कि मैं ऐसे लिख दूं H2, वो कहे मैं ऐसे लिख दूं Cl2, अब वो पूछ रहा है क्या ये एटम्स हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, ये एटम्स नहीं हैं, ये कुछ और है। क्या है ये तो पता नहीं, पर एटम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एलिमेंट्स हैं? नहीं बेटा, ये एलिमेंट्स भी नहीं है। एक्चुअली ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया था
मॉलिक्यूल्स की बेसिक यूनिट एटम्स होती थी, फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स होते थे। दो एटम हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल। तो कोई चीज अकेली लिखी है, एटम है, एक से ज्यादा लिखी है, 2, 3, 4, तो वो हमेशा कहलाती है मॉलिक्यूल। तो चलिए हम लोग फिलहाल तो एटम्स की बात कर रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी हम कुछ भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो याद रखिए ये एटम्स नहीं थे, एटम्स ऐसे करके लिखे जाते हैं हमेशा अकेले। आइए हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। तो किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? सपोज करिए कि ये आपका कोई एटम है, देखिए एक्स, जैसे Fe था, H था, ऐसी मैंने क्या लिखा है? एक्स। इसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है ए फॉर अबव, यानी ऊपर, सबसे ऊपर आता है ABCD और सबसे नीचे लास्ट में आता है Z। सर व्हाट इज ए? सर ये ए क्या होता है? तो याद रखिए ए को बोला जाता है इस एटम का मास नंबर। तो सर मास नंबर क्या है? याद करिए एटम के पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का जो सम होता है इट इज कॉल्ड मास नंबर, और ये जो मास नंबर होता है यही कहलाता है अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होता, इसके आसपास ही होता है, तो हम इसे एटॉमिक मास की जगह मास नंबर कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो नीचे लिखा है ये Z, आइए इससे भी मिल लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज Z? Z इज नथिंग, इट इज सिंपली कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किसमें? इन एन एटम, और से न्यूट्रल एटम। यानी कोई भी न्यूट्रल स्पेशी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं हैं तो याद रखिए वो ना एटम होगा ना मॉलिक्यूल होगा, कुछ नहीं होगा, उसे कहेंगे आयन। अब ये आयन्स क्या होते हैं इन्हें हम आगे सीखेंगे। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड कि ऊपर वाला तो सबसे बड़ा होता है भाई, तो हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है, यानी ए हमेशा Z से ज्यादा होगा। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, इट इज 1H1, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप। देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला सेम होते हैं यहाँ पर, अदरवाइज हमेशा ऊपर वाला यानी A नीचे वाले यानी Z से ज्यादा वैल्यू रखता है, ऑलवेज, हमेशा। एक्सेप्शन एक है, वो आपके सामने लिखा है। आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में, क्या यूज होते हैं इनके, ये सीखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। कहते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है ये स्पेसिफिक होता है फॉर एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब वो उसी के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, यानी एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो उसका स्पेसिफिक है, वो उसकी स्पेशलिटी है, वो किसी दूसरे के पास कभी भी मौजूद नहीं हो सकती। इसीलिए ये माना जाता था कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसी एटम या एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। पर याद रखिए मैंने बोला है कि नहीं दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते, पर दो एटम्स जो कि डिफरेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं यदि वो आइसोटोप्स हों। या आइसोटोप्स क्या है थोड़ी देर में मिलाता हूं। मतलब दो एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं पर दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते यदि वो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो। खास बात यानी बड़ा स्पेसिफिक होता है ये एटॉमिक नंबर। आइए ए और जेड का यूज सीख लेते हैं। कहते सर आपने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बता दिए, प्रोटॉन बता दिए। यदि कभी मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि किसी चीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो ऊपर क्या लिखा है n प्लस पी यानी ए, नीचे क्या लिखा है केवल प्रोटॉन यानी Z। यानी यदि मैं A में से Z घटा दूं जरा बताइए तो क्या मैंने A का मतलब n प्लस P है?
ऊपर लिखा है बेटा, बिल्कुल ठीक। और क्या Z का मतलब P है, यानी मैंने P घटा दिए तो P से P खत्म हो गए, क्या बचे आपके पास? केवल न्यूट्रॉन्स। यानी A में से Z घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देख लीजिए, थोड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है, कहीं कोई डाउट हो बताइए। आइए एक आध एग्जाम्पल छोटा सा करके देख लेते हैं। यहीं उसने आपसे कहा है एक आसान सा क्वेश्चन, वो कह रहा है आयरन Fe 2655, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, याद करिए। ऐसे देखिए, ये क्या है Z और ये क्या है A, ये क्या है A, ये क्या है Z। तो जो Z है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन्स के। वो किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बराबर 26, प्रोटॉन्स बराबर 26। करें न्यूट्रॉन्स बताइए कितने? तो न्यूट्रॉन है A माइनस Z। यानी यदि मुझसे पूछा गया कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहां पर, तो न्यूट्रॉन बराबर होंगे A यानी 55 माइनस Z यानी 26। तो 55 में से 26 घटा दीजिए, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 29। लीजिए, यानी इस आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 प्रोटॉन है और 29 क्या है? न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आई है बेटा? आइए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कह रहे बताइए, यूरेनियम 92 236, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स? तो जो यहां लिखा है ये क्या है? Z। जो यहां लिखा है ये क्या है? A। तो Z बराबर है इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 92 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन हैं? 92 प्रोटॉन। अब आपसे कह रहा है न्यूट्रॉन बताइए, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या चाहिए? A माइनस Z। तो न्यूट्रॉन्स बराबर हो गए A यानी 236, और कितना माइनस करना है बेटा? इससे 92 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 6 में 4 गया, सॉरी 6 में 2 गया 4, और 23 में 9 कम करिए 14, यानी कितने न्यूट्रॉन्स आ गए? 144 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? तो ऐसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स का कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ A एंड Z। यदि मैं A एंड Z को लेता हूं तो A में मैंने क्या लिए हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। Z में मैंने क्या ले लिए हैं? प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बेसिस पर एलिमेंट्स में कोई टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। आइए उस टर्मिनोलॉजी से मिलते हैं। फ्यू टर्म्स आर यूज्ड किसके लिए? फॉर एलिमेंट्स के लिए। आइए कौन कौन से वो टर्म्स हैं, एक एक करके उनसे मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, शायद आपने नाम सुना हो, इसे कहते हैं आइसोटोप्स। हिंदी में समस्थानिक, ऐसे करके शायद कभी आपने बचपन में पढ़ा। तो याद रखिए किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं? A एंड Z, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके बेसिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं इन सारी चीजों को। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं सुनिएगा। आइसोटोप्स में आइसो का मतलब होता है सेम, और मैंने P को गोले में ले लिया है, तो कहते हैं कि इसमें होते हैं सेम, P यानी प्रोटॉन्स। आइसोटोप है क्या? तो सुनिएगा, आइसोटोप को बोलता है कि आइसोटोप हमेशा कैसे एटम्स हैं? डिफरेंट एटम्स। याद रखिए सेम नहीं होते, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट सेम है, एटम्स डिफरेंट है। और यदि एलिमेंट सेम है तो एटम भले ही डिफरेंट हो पर उनके सिंबल या रिप्रेजेंटेशन सेम होंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात सिखाई थी। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। डिफरेंट एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, विच है, जिनमें होता है डिफरेंट। ये डिफर करते हैं किस में? दे आर डिफरेंट मास नंबर्स बट सेम। चलिए सेम को अलग ही कर देते हैं। किसमें डिफरेंट होते हैं? मास नंबर्स इनके डिफरेंट होते हैं, पर सेम क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। अब बड़ी नेचुरल सी बात है, देखिए एटॉमिक नंबर यानी Z सेम है, मास नंबर यानी A डिफरेंट है।
ए बोले तो हम कह सकते हैं कि इसमें सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें z बराबर होते हैं प्रोटॉन्स, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, पर n प्लस p डिफरेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते होंगे। अब आप कह रहे कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई बेटा, तो सेम ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। यदि प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इसमें कैसे होते हैं? अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आइए समझने की कोशिश करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसने बोला है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स लिए गए, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 क्योंकि सेम है एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर दे रहा है 35, इसका मास नंबर दे रहा है 37। देख लीजिए, सेम एलिमेंट के 2 डिफरेंट एटम्स लिए हैं आपने, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर कैसे हैं? डिफरेंट। अब जरा मुझे ये बताइए कि 17 क्या है? ये Z। 17 क्या है? ये Z। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17। किसके पास? दोनों के पास। इस पे भी 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। अब कह रहा है इस पे न्यूट्रॉन्स बताइए कितने हैं, तो 35 में 17 घटा दो, ऊपर से नीचे वाला कम कर दो, तो ऊपर से नीचे वाला घटाइए, 35 में 17 घटाया कितने आएंगे बेटा? 18 न्यूट्रॉन्स। 37 में 17 घटाइए बेटा, कितने आएंगे? 20 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब यहाँ 18 न्यूट्रॉन्स, यहाँ 20 न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट हैं। तो न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मास नंबर ए दोनों के कैसे हैं? डिफरेंट हैं। n प्लस पी यहाँ 37 है या 35 डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम है 17। तो इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। आगे बढ़ते, आइसोटोप्स के बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोबार्स। लीजिए सर, व्हाट इज आइसोबार? यहां पे मैंने ए को अलग किया। ए का मतलब आप जानते हैं, आइसो का मतलब सेम और ए का मतलब क्या था? मास नंबर। तो कहते हैं आइसोटोप्स क्या है, सॉरी आइसोबार्स क्या है? तो आप कहते हैं आइसोबार्स आर 2 or more different elements having same mass number यानी A, और जिनके मास नंबर सेम है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का सम भी सेम होगा। इनके मास नंबर यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? सेम, बट दे हैव डिफरेंट। पर डिफरेंट क्या होंगे बताइए? एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। और स्पेसिफिक था एटॉमिक नंबर, यानी डिफरेंट होंगे इनके एटॉमिक नंबर्स। यदि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे। और देखिए ध्यान से, यदि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं, प्रोटॉन डिफरेंट हैं, तो न्यूट्रॉन्स भी इसमें डिफरेंट आते हैं, क्योंकि p अलग अलग है पर n प्लस p सेम है। यदि p बदलेगा तो n भी बदलेगा, p बढ़ेगा तो n घटेगा। सोचिए n प्लस p कैसा है? कांस्टेंट है। तो यदि मैं p को बढ़ाऊंगा तो n प्लस p बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रखने के लिए n को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यदि मैं प्रोटॉन को घटाऊंगा तो कांस्टेंट रखने के लिए न्यूट्रॉन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी न्यूट्रॉन्स या तो घटाए जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे। तो इसका मतलब इनमें न्यूट्रॉन कभी भी सेम नहीं होंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल आइए आइसोबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उसने लिया है आर्गन, दे रहा है 18, दे रहा है एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। दूसरा उसने लिया है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो पहले तो देखिए दोनों का मास नंबर यानी ए कैसा है? सेम, और दोनों के एटॉमिक नंबर यानी Z कैसे हैं? डिफरेंट। जो ऊपर लिखा है ये A होता है, जो नीचे लिखा है ये Z होता है। अब जरा बताइएगा देख के, यदि इनमें 18 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब इस पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 18 ही प्रोटॉन्स होंगे। ये बात यहां पे करिए भाई, इसका 20 है तो इसका मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें 20 ही प्रोटॉन्स होंगे।
न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, याद है ना, a माइनस जेड, 40 में 18 घटाइए, 40 में 18 घटाइए, कितना आएगा बेटा, 22 न्यूट्रॉन्स इसके पास। इसमें 40 में 20 घटाइए, 20 न्यूट्रॉन इसके पास है। न्यूट्रॉन बराबर है a माइनस जेड, यानी ऊपर से नीचे वाला घटा दीजिए, क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, यानी इससे इसे घटाया 20 न्यूट्रॉन, इससे इसे घटाया 22 न्यूट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन भी दोनों में डिफरेंट, प्रोटॉन भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, केवल क्या सेम है, n प्लस p, यानी मास नंबर्स दोनों में कैसा है, सेम। क्लियर। तो ये किसके बारे में है बेटा, आइसोबर्स के बारे में। आइए आइसोबर्स से आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं और एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं, इसे कहते हैं आइसोटोन्स। ये भी आपने सुना होगा, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में मैंने n को लिया है, आइसो का मतलब बताया था सेम होता है, और n का मतलब न्यूट्रॉन्स, यानी आइसोटोन्स क्या है, तो कहा जाता है जो आइसोटोन्स हैं ये एक बार फिर से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, तो इन्हें बोल देते हैं आइसोटोनिक्स। कैसे पता चलेगा, चलिए अब जरा ये देखा जाए कि इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। तो आपने बोला सेम, तो फिलहाल केवल एक चीज नजर आ रही है, क्या है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकाले कैसे जाते हैं, न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं a माइनस जेड से, यानी इनमें a माइनस जेड भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दो ऐसे एलिमेंट जिनमें a माइनस जेड का डिफरेंस सेम आएगा, उन्हें बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक, अब सर डिफरेंट क्या होंगे, चलो ये बताइए, एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम के डिफरेंट, डिफरेंट है। यदि एलिमेंट अलग अलग हैं तो सबसे पहले तो डिफरेंट होंगे इनके एटॉमिक नंबर्स, और यदि एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं तो अलग अलग होंगे इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, सेम। क्लियर है। तो इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, पर न्यूट्रॉन सेम होंगे, a माइनस जेड सेम होगा, एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है सिलिकॉन 14 30, मैंने लिया है फास्फोरस 15 31, या मैंने ले लिया है सल्फर 16 30। तो जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा 30 31 32, ये क्या है, ये है a यानी मास नंबर। जो नीचे लिखा है ये गोले में, ये क्या है, z यानी एटॉमिक नंबर। तो ध्यान से देखिए इनका एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट। हाँ, साथ ही साथ चलिए लिख देता हूं, इनका a यानी मास नंबर भी कैसे हैं, डिफरेंट। इनके मास नंबर भी कैसे हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ डिफरेंट आएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 14 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होंगे, 14 प्रोटॉन। 15 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 15 प्रोटॉन। 16 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होंगे, 16 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स की बात कर ली जाए जरा। आइए थोड़ा सा न्यूट्रॉन्स के साथ खेलना चाहता हूं। यदि मुझे न्यूट्रॉन्स देखने हैं तो ध्यान दीजिएगा, 30 में से 14 घटाइए, 30 माइनस 14 कितने आएंगे, 16 न्यूट्रॉन। क्लियर है। फिर से आ जा भैया, 31 में 15 घटा ले, 16 न्यूट्रॉन। 32 में 16 घटा दीजिए, 16 न्यूट्रॉन। तो ध्यान से देखिए इन सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां तक मुझे लगता है कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो ये कहलाते हैं आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर। आइए आइसोटोन्स के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज आती है केमिस्ट्री में कम आती है, फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड आइसो डाइफर्स। क्या नाम है, आइसो डाइफर्स। कुछ लोग DIFFER लिखते हैं, गलत, वो भी नहीं होता, सही होता है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और यहां पे जो D लिखा है इस D का मतलब होता है डिफरेंस। तो कहते हैं आइसो डाइफर क्या है, कहता है आइसो डाइफर्स आर different elements having same values।
ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी इनमें n-p न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी n-p की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये कहलाते हैं आइसोडाइवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उसने आपको दिया है यूरेनियम 92 236, एक उसने आपको दिया है थोरियम 90 230, ये आपको दिया, कहते क्या ये आइसोडाइवर्स हैं? आइए भाई चेक कर लेते हैं कि आइसोडाइवर्स हैं या नहीं। लेट अस सी, ये है ए, ये है ए यानी मास नंबर, ये है Z यानी एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स तो आपके पास हैं, कितने प्रोटॉन है बेटा? यहां भी 92 प्रोटॉन्स और यहां 90 प्रोटॉन्स। अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, जरा बताइए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 236 माइनस 92 बराबर कितने आए हैं? 144। यहां पे आइए 232 न्यूट्रॉन्स निकाल लो बेटा, 232 माइनस 90 बराबर 142। कोई डाउट? तो ये क्या है गोले में? प्रोटॉन्स। ये क्या है गोले में? न्यूट्रॉन्स। ये क्या है? प्रोटॉन्स। और ये क्या है? न्यूट्रॉन्स। आपको n-p निकालना है, तो पहले वाले का n कितना है बेटा? 144। p कितना है? 92। n-p कर दीजिए, कितना आएगा? 4 में 2 गया 2, 14 में 9 गया 5, यानी कितना आया? 52। दूसरे पे आइए, कितने हैं न्यूट्रॉन्स? 142। कितना है? प्रोटॉन्स 90 माइनस 90, बताइए 2 में 0 गया 2, 14 में 9 गया 5, बताइए ये कितना? 52। ये भी कितना? 52। एक बार फिर समझ लीजिए, ये A था, मैंने इससे इसको घटा दिया, यानी 236 में 92 घटाया, गलती से 94 लिख गया है, 92 घटाया कितना आ गया बेटा? 144। ये न्यूट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे इसमें से इसे घटा दिया, न्यूट्रॉन्स आ गए। आपको n-p चाहिए, यानी इसमें से इसे माइनस करिए और इसमें से इसे माइनस करिए। जैसे आप इन्हें घटाएंगे, ये वैल्यू भी 52 आ रही है, ये वैल्यू भी 52 आ रही है, तो ये कहलाते हैं आइसोडाइवर्स। ये कुछ टर्म्स थे जो किसके लिए इस्तेमाल किए गए थे? एलिमेंट्स के लिए। एक और टर्म है, हालांकि वो कोई एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफाई तो नहीं है, उसे बहुत सारी चीजों पे लगाया जा सकता है, फिर भी आइए केमिस्ट्री में सीखना तो है ही, कभी ना कभी हमारे काम आएगा, तो इसे भी सीख लेते हैं। इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? फिर से वही चीज, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऐसे बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, एटम्स हो या आयंस हो या मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम केवल किसकी बात कर रहे थे? एलिमेंट या आइटम्स की। अब हम आयंस और मॉलिक्यूल्स को भी साथ में ले रहे हैं। आयंस तो आप जानते होंगे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन्हें भी बनाना सीखेंगे। ये कैसे बनते हैं? फिलहाल एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, यदि इनमें हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इन्हें बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसे देखते हैं? ऐसे, जैसे नाइट्रोजन को ले लेता हूं एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल CO को ले लेता हूं। कहते सर ये तो दोनों मॉलिक्यूल हुए, आपने कोई एलिमेंट तो लिया नहीं, चलिए एक एलिमेंट भी ले लेता हूं, नियॉन। बताइए नाइट्रोजन CO, कि नियॉन नहीं ले रहा हूं, इन्हीं 2 से पहले काम चलाता हूं। आइए नाइट्रोजन एंड CO, इनसे काम चलाता हूं। बताइए नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पता है आपको? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 नाइट्रोजन पे 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी 14, यहां भी 14, क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, इसे पढ़ने से पहले मुझे और थोड़ी सी चीजें सीखनी है और थोड़ी सी चीजें जाननी है, उन्हें भी हम लोग देखना शुरू करेंगे एक एक करके। तो मैंने अभी आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया। आइए एलिमेंट्स के साथ साथ में थोड़ा सा पहले जरा सा आइडिया आपको देना चाहता हूं। इनको बात कर रहे थे आयंस या रेडिकल्स की। आइए देखिए आयंस या रेडिकल्स क्या होते हैं।
देखिए वैसे तो इन्हें एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहना गलत है क्योंकि ये चार्ज होते हैं, पर हम ऐसे बोल देते हैं इनको शॉर्ट में कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये वो एटम या मॉलिक्यूल यानी वो स्पीशीज होती हैं हैविंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी जिन पे क्या पाए जाते हैं बेटा, चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एटम है हाइड्रोजन का, मैंने इस पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक आयन बन गया। इसी तरह से बेटा सपोज करिए कि आपके पास CO है और आपने इसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक आयन बन गया। आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो ये एक आयन बन गया। तो हम बात कर रहे हैं आयंस या रेडिकल्स की। आयंस वैसे आयंस प्रोनाउंस करते हैं बट ठीक, आयंस या रेडिकल्स, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो आयंस होते हैं या रेडिकल्स होते हैं ये आपके पास दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा, एक जिन्हें आप कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स या इन्हें कहते हैं हिंदी में कैटायंस। दूसरे नंबर पर जो आपके पास आते हैं इन्हें आप बोलते हैं नेगेटिव रेडिकल्स या इन्हीं को आप नाम देते हैं एनायंस। चलिए भाई, तो हम बात करने जा रहे हैं कैटायंस और एनायंस की। कैटायन का C है, एनायन का A है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कैटायंस में Ca का मतलब होता है कम होते हैं इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन, CAM कम। अब मैंने K लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी केमिस्ट्री भी K से शुरू हो जाती है। तो चलिए कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किससे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन से। यदि कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो क्या बन गए होंगे, कैटायंस। नेगेटिव में A का मतलब होता है अधिक इलेक्ट्रॉन, ADHIK, अधिक इलेक्ट्रॉन्स। अधिक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो आप A से कह सकते हैं ऐड इलेक्ट्रॉन्स। हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया होगा तो ये बन गए होंगे नेगेटिव। कहते सर कैसे लूज या ऐड किया होगा, कैसे आपने इन्हें बनाया होगा, क्या समझा सकते हैं? अभी समझाता हूं। तो जरा पहले तो ये बता दीजिए कि यहाँ पे आप कह रहे कम इलेक्ट्रॉन है, किससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स कम है किससे, P फॉर प्रोटॉन्स से। तो चार्ज आ गया है पॉजिटिव, क्योंकि ये फ्रैक्शन ज्यादा है, ये फ्रैक्शन कम है, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, प्रोटॉन से ज्यादा हैं। तो आप कहते हैं नेगेटिव का फ्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि इस नेगेटिव का फ्रैक्शन इस पॉजिटिव से ज्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज आ गया है नेगेटिव और आपको मिल गया है एनायन। क्या इतनी बात समझ में आती है? कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम ज्यादा हो जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का गेन या एडिशन हो जाता है, आइए ये सिखाता हूं। पर इसे सिखाने से पहले एक बड़ी छोटी सी बच्चों वाली बात लिखना चाहता हूं, एक नजर डाल लीजिए, कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो आपको। क्लियर? आइए आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं यदि आपके पास कोई न्यूट्रल स्पेशी है, कैसी है, न्यूट्रल, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, इक्वलाइज होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। यदि आपके पास कोई स्पेशी चार्ज रखती है, कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेशीज को आपने क्या नाम दिया था, आपने कहा था कैटायन। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे और उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे बेटा, हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये पॉजिटिव ना होके कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, जिसे आप एनायन कहते हैं। यदि मैं इसकी बात कर लूं बेटा नेगेटिव या एनायन की, तो आप बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं यदि वो न्यूट्रल स्पेशी है, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है। यदि वो आयन है, कैटायन या एनायन, यदि कैटायन है, पॉजिटिव है, तो हमेशा प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनों से कम हो जाते हैं। और यदि वो एनायन है, नेगेटिव आयन है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। सर क्यों और कैसे? सपोज करिए कि आपके पास कोई एक न्यूट्रल एटम ए था,
कितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, इस ए को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन घटे या बढ़े? बढ़ गए। आपने किसे ऐड किया? नेगेटिव को। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या इस पर माइनस का 1 चार्ज आ गया? जैसे ही माइनस का 1 आ गया, क्या बन गया है कि नेगेटिव आयन यानी एनायन बन गया है। इस कंडीशन में इस नेगेटिव पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? 1, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। तो जितना यहां पर चार्ज आता है हमेशा याद रखिए उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं। इसी तरह से बेटा मान लीजिए मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो क्या इस पर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा? यस। क्या अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल। क्या ये पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बन जाएगा? जी हाँ। तो किसी कैटायन पर जितना पॉजिटिव होता है उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं? माइनस किए जाते हैं। क्या बात समझ में आती है बेटा? आइए और समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये आपके पास कोई न्यूट्रल एटम ए था। क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या कैसी थी? बराबर। और ये इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन किसके बराबर होते थे? Z के, यानी इसके एटॉमिक नंबर के। अब मैंने क्या किया देखिएगा, मैंने इस A में से n इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दिया। यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो +1 आया था, n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो प्लस का n चार्ज आ गया होगा। यानी अब ऐसी कंडीशन में यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने ज्यादा हैं? n टाइम्स, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाल दिया है। तो क्या बन गया है? पॉजिटिव आयन। इसी तरह से बेटा यदि मैं इसमें से मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता तो क्या इसके ऊपर चार्ज -n आ जाता है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाते। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते? n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने n इलेक्ट्रॉन्स को ही तो ऐड किया है। तो हमेशा याद रखिएगा यदि आपके पास कोई पॉजिटिव आयन बन रहा है तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। नेगेटिव आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, यानी प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। हमेशा याद रखिएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कौन बनाता है? चार्ज। याद रखिए यदि +n लगा है तो जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए हमेशा, और जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए हमेशा। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। एग्जाम्पल से समझते। जैसे उसने बोला कि आपके पास नाइट्रोजन था। क्लियर है? अब कह रहा है कि नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन पे 7 ही प्रोटॉन्स भी होते हैं, याद रखिए। अब वो कह रहा है कि आपने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया है n-3 में। क्लियर? तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं? तो आराम से बता सकते हैं जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने थे? 7। 3 डाल दिए, कितने हो गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताइए यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये प्रोटॉन्स भी तो 7 ही रहे होंगे ना बेटा, तभी तो ये न्यूट्रल रहा होगा। इसका मतलब यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन तो ऐड किए पर प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूछा गया प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे प्रोटॉन्स अब भी कितने हैं? 7 प्रोटॉन्स हैं। रिमेंबर, क्या बात समझ में आती है? फिर से आगे बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि आपने n पर प्लस का 1 चार्ज लगाया। बताइए प्लस का 1 है तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स। 7 थे, 1 निकाल दिया, क्या इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे बेटा? बिल्कुल बचे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर प्रोटॉन्स कितने रहे होंगे? प्रोटॉन्स अब भी इसके पास कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, जब निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनों से ज्यादा है, और जब पॉजिटिव है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है। जितना पॉजिटिव है उतने प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, जितना निगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। या आप पलट के बोलिए, जितना निगेटिव है उतने प्रोटॉन्स कम हैं। तो बताइए कितना निगेटिव है? 3, तो प्रोटॉन 3 कम है, तो 10 से 3 कम 7। पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतने प्रोटॉन ज्यादा है, तो कितने प्रोटॉन ज्यादा है? +1 यानी 1। अब ये कहें कि प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है। कितने कम है? जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन 1 कम यानी 6 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई है बेटा?
चलिए मैं इन आयंस में कैलकुलेट करना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। मैंने तो आपको तरीका बताया, इसके अलावा हम इसका एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, आइए उससे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप किसी एटम में, किसी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, जिसमें चाहे उसमें निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन समेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने भी एटम्स हैं उनका z मल्टीप्लाइड बाई i का मतलब होता है इंडेक्स, तो अभी समझाता हूं, एंड प्लस माइनस चार्ज। इतना सा काम करना है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखता हूं, फिर मैं आपको इसी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना भी सिखाऊंगा। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये इंडेक्स क्या बवाल है और प्लस माइनस चार्ज क्या है। तो पहली चीज तो दिमाग में रखिएगा, यदि चार्ज प्लस है तो जितना प्लस है उतना माइनस कर दीजिए। तो सर क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज लाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया जाता है, निकाला जाता है, और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर दीजिए, क्योंकि माइनस लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है हमेशा। क्या बात समझ में आई? अब ये इंडेक्स क्या बवाल है, आइए इंडेक्स से सिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास लिखा है हीलियम सबसे पहला, दूसरा आपके पास लिखा है मान लीजिए हाइड्रोजन, तीसरा आपके पास लिखा है ओजोन, चौथा आपके पास लिखा है फास्फोरस। ऐसे करके लिखे गए। तो कहते हैं दुनिया में किसी भी एटम का या एलिमेंट का इंडेक्स 1 होता है। ठीक, अब इंडेक्स क्या है ध्यान से देखना। कितने हीलियम है? 1। तो ये जो 1 है यही क्या है, इसका इंडेक्स, यानी इसका इंडेक्स बराबर कितना है? 1। यहां देखिए कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। ये जो नीचे लिखा है ना यही है इंडेक्स। तो हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 2। ये कितना है बेटा? ओजोन में 3, तो ओजोन का इंडेक्स कितना है? 3। फास्फोरस में देखिए कितना लिखा है? 4, तो फास्फोरस का इंडेक्स कितना है? 4। ये जो लिखे हैं नीचे नंबर्स यही इंडेक्स कहलाते हैं। जैसे उसने बोला कि H2SO4, तो हाइड्रोजन का इंडेक्स 2, सल्फर का इंडेक्स 1, ऑक्सीजन का इंडेक्स 4। हाइड्रोजन का इंडेक्स 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। उसने कहा C12H22O11, तो देखिएगा कार्बन का इंडेक्स 12, हाइड्रोजन का इंडेक्स 22 और ऑक्सीजन का इंडेक्स 11। तो ये जो नीचे लिखे हैं यही हैं इंडेक्स। क्या बात समझ में आ गई है बेटा? जैसे यदि मैं आपसे पूछूं इसे एजाइड आयन कहते हैं, इसका इंडेक्स कितना है? 3। यदि वो कहे सर अमोनिया लिखा हो, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का इंडेक्स 1 है, हाइड्रोजन का इंडेक्स 3 है। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं इंडेक्स। आइए मैं इन इंडेक्स को इस्तेमाल करना सिखाता हूं कि हम इन इंडेक्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। तो हमें सीखने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। सबसे पहले आइए देखिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने पहला एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोजन, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर समेशन ऑफ Z। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? 7। क्या मैंने सही कहा? लेकिन साथ ही साथ इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना। इंडेक्स कितना है? 2। चार्ज कितना है? 0, तो कोई चार्ज नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 7 × 2 बराबर कितने आ गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आइए CO2 में, बताइए एक एक करके। कार्बन में कितने? 6 है एटॉमिक नंबर कार्बन का। कहते क्या सर हमें एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल बेटा, एटॉमिक नंबर्स तो हमें याद होते ही हैं। हालांकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सीखेंगे आगे चल के, उसमें याद हो जाएंगे, पर अपने को पता होने चाहिए। और मजे की बात यह है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एटॉमिक नंबर गिवन होता है, हमेशा याद रखिए। अभी जो क्वेश्चन आया था 2020 नीट में, देखिएगा उसमें दिया था उन्होंने, ये हमेशा गिवन होता है। आइए तो कार्बन का कितना है? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इंडेक्स बताइए ऑक्सीजन का कितना है? 2। चार्ज CO2 पे कोई चार्ज नहीं, तो 0 रख सकते हैं। 8 दूनी 16 और 6 बराबर 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आया है? आइए और थोड़ा सा देखना चाहते हैं। उसने बोला है कि बताइए N3- हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो सबसे पहले ये बताइए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का Z यानी एटॉमिक नंबर होता है 7। इंडेक्स बताइए कितना है? 3। चार्ज कैसा है? -। मैंने कहा था
यदि माइनस है तो उतना प्लस कर दो, प्लस है तो उतना माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, क्योंकि आजकल जमाना ही पीएम चल रहा है, जहां देखो पीएम पीएम पीएम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। इतना सा काम आपको जरूर करना पड़ेगा बेटा। तो बताइए चार्ज प्लस है कि माइनस? तो चार्ज है माइनस, तो जितना माइनस है उतना कर दीजिए प्लस। बताइए भैया 7 × 3 21 और 1 22 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। क्या समझ में आया है बेटा? आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। उसने कहा बताइए NH4 प्लस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। चलिए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहला काम किया जाए, समीशन ऑफ एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का बता दीजिए बेटा। 7 होता है, इंडेक्स नाइट्रोजन का 1 है तो इंटू 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इंडेक्स 4 है तो इंटू 4। कोई चार्ज है? यस। कितना? प्लस का 1। जितना प्लस है उतना माइनस कर दीजिए, तो हो गया है 7 + 4 11 -1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छे से देखिए, ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस इन मॉलिक्यूल्स। आसान सा काम है, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा होगा, इजी है पक्का। अब यदि क्वेश्चन पूछता है इसमें प्रोटॉन कितने, तो बताइए क्या ये न्यूट्रल है? यदि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यहां पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, निगेटिव है। कितना माइनस है? 1। जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कितने प्रोटॉन? 21 प्रोटॉन। यहां पर आइए, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो कौन ज्यादा है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, प्लस का 1 है, यानी केवल 1 प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। फिर समझना मैंने क्या कहा था बेटा, यदि निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा? जितना निगेटिव। पॉजिटिव है तो प्रोटॉन ज्यादा। कितने प्रोटॉन ज्यादा? जितना पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव है तो 1 प्रोटॉन इससे ज्यादा। 1 निगेटिव है, याद रखिए 1 निगेटिव है तो 1 प्रोटॉन इससे कम। पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखना चाहता हूं मैं इसी फार्मूले पे बेस, नजर आप डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर कैल्शियम कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स? न्यूट्रॉन्स अभी नहीं निकाले, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खेलेंगे। तो जरा बताइए कैसे निकालते हैं। मैं आपको सबका एटॉमिक नंबर बता देता हूं। कैल्शियम का होता है 20, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। ये 20, 6, 8 क्या है इनके एटॉमिक नंबर्स। तो समेशन करना है। तो बताइए कितने हो गए? 20 प्लस इंडेक्स है 1, कार्बन 6 इंडेक्स है 1 प्लस ऑक्सीजन 8 इंडेक्स है 3। क्या कोई चार्ज है? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। तो जोड़ दीजिए उठा के, 24, 36 और 20 हो गए हैं 50 इलेक्ट्रॉन। क्या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है? जी हां, तो प्रोटॉन भी होंगे 50। सहमत है मेरी बात से? कोई डाउट वाली बात नहीं है? क्या हम आगे बढ़े इसमें और थोड़ा सा? चलिए एक आयन से खेलते हैं। कह रहा है ये है सल्फेट। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स? सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा एटॉमिक नंबर। सब याद हो जाएंगे, परेशान मत होइए एटॉमिक नंबर। चलिए जोड़ते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर यानी Z16 इंडेक्स 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंडेक्स 4। कोई चार्ज है? जी हाँ, माइनस का 2। तो जितना माइनस होता है उतना प्लस कर देते हैं। बताइए भाई टोटल कितना हो जाएगा, जरा देख के बताइए। 8 × 4 32, 32 + 16 48। सही जोड़ा ना? 32, 16, 48 और 2 50। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए चार्ज कैसा है? निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? प्रोटॉनों से। कितने ज्यादा है? जितना निगेटिव है तो 2 निगेटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉनों से, तो 2 प्रोटॉन्स कम है। 2 प्रोटॉन्स कम कर दीजिए, 48 हो गए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के लिए अलग से फॉर्मूला क्या करेंगे बना के? हालांकि मैं ये कह सकता हूं उसी फॉर्मूले से चार्ज हटा दीजिए, केवल समेशन ऑफ Z कर दीजिए तो प्रोटॉन्स मिल जाते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है बेटा? ऐसे निकालते हैं किसी आयन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। कोई डाउट नहीं है? देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े समझ में आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी थोड़े समझ में आए, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? ये तो बच्चों का खेल था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपने एक फार्मूला यूज किया था, a माइनस जेड। तो वही काम करना है, समेशन ऑफ a इंटू आई माइनस समेशन ऑफ z इंटू आई। व्हाट इज a मास नंबर, व्हाट इज z एटॉमिक नंबर। कहते हैं ये कैसे अप्लाई होगा, आइए इसको भी जरा सीख लिया जाए कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले को भी जरा अप्लाई करें। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जरा बताइए N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाए थे। कैसे बताइए, समेशन ऑफ Z, ठीक है। तो Z कितना है नाइट्रोजन का 7, इंडेक्स कितना है 3, जितना माइनस है उतना जोड़ देते हैं, 7 या 21 और 1 22 क्या हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहला काम हो गया। प्रोटॉन्स पूछ रहा है कितने होंगे, बड़ा आसान सा काम है भाई प्रोटॉन निकालना। बताइए चार्ज कैसा है माइनस, तो कौन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, कितना माइनस है 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 1, तो प्रोटॉन कितने कम है 1, तो 22 से 1 कम किया 21 हो गए प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं भाई, आइए बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के लिए। मुझे पता होना चाहिए A यानी इसका एटॉमिक मास या इसका मास नंबर कितना है। तो नाइट्रोजन का A बराबर होता है 14, नाइट्रोजन का A बराबर होता है 14। तो आ जाइए भाई, तो बताइए कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ A इंटू आई। A कितना है, न्यूट्रॉन्स निकाल लो बेटा, A कितना है 14 इंटू इंडेक्स कितना है 3। लीजिए पहला काम हो गया, माइनस Z कितना है 7, इंडेक्स कितना है 3, तो 7 इंटू 3। कहते हैं चार्ज का कोई काम नहीं, चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कि आए हैं या गए हैं, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं। सॉल्व करिए, 14 3 जा 42, 7 3 जा 21, 42 में 21 घटाइए 21 ही आ गए न्यूट्रॉन्स। आंसर पूछा था न्यूट्रॉन्स बताइए कितने होंगे, आपने बता दिया कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बेटा 21 न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे निकाले जाते हैं न्यूट्रॉन्स। कभी भी आपको न्यूट्रॉन निकालने हो ऐसे निकालेंगे जैसे मैंने निकाला। एक एग्जाम्पल और कर देता हूं, आइए आपके लिए नजर डाल लीजिए। पहले डाल लिया है, चलिए न्यूट्रॉन्स निकालना और सीख लेते हैं। चलिए हम न्यूट्रॉन्स निकाल के देख रहे हैं। कह रहे बताइए अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। चलिए भाई देखा जाए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ Z इंटू आई प्लस माइनस चार्ज। बताइए नाइट्रोजन का Z 7, इंडेक्स 1, नाइट्रोजन का Z 1, इंडेक्स 3, तो 3 इंटू 1 कोई चार्ज नहीं है, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए न्यूट्रल है तो 10 ही होंगे प्रोटॉन। यदि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर होते थे, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन्स। आइए आगे बढ़ते, सर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या करना है, A का समीशन और उससे से Z के समीशन को घटा देना है। आइए A की बात कर लीजिए। तो नाइट्रोजन के लिए A कितना होता है, नाइट्रोजन का A होता है 14 और हाइड्रोजन के लिए A बराबर होता है 1। याद है ना, ये A किसका है नाइट्रोजन का, ये किसका है हाइड्रोजन का, ये है N का, ये है H का, ये है H का 1H1। याद है, तो चलिए निकाला जाए। तो सबसे पहले समीशन ऑफ A इंटू आई माइनस Z इंटू आई करना है, तो शुरू किया जाए भाई। चलिए तो सबसे पहले नाइट्रोजन A बताइए कितना है 14 प्लस हाइड्रोजन A बताइए कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 3, ये क्या हो गया A 1 है इंटू इंडेक्स किया, A 14 है इंटू इंडेक्स किया, माइनस Z बताइए नाइट्रोजन का Z कितना है 7, इंडेक्स कितना है 1, प्लस हाइड्रोजन के बारे में बताइए Z कितना है 1, इंडेक्स कितना है 3। सॉल्व कीजिए भी, कितना आएगा ये 14 प्लस, जोड़िए जरा, 14 प्लस कितना है 3, कितना आ गया है 17, माइनस। क्लियर, यहाँ पे आइए कितना आएगा बेटा 3 प्लस 7 10 बराबर कितने न्यूट्रॉन्स आए 7 न्यूट्रॉन्स।
समझ में आया? ए कितना, ए कैसे लिखते हैं फिर याद दिला दो, देखिए 7N14 1H1, ये ए है और ये Z है। आई का मतलब इंडेक्स होता है, समेशन का मतलब इन सबको जोड़ना होता है। क्लियर है? ऐसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल आसान सा तरीका। तो हमने न्यूट्रॉन्स निकालना सीखे, प्रोटॉन्स निकालना सीखे, इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखे। हम बात कर रहे थे आयॉन्स की। आइए थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं इन आयन्स के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा नेमिंग ऑफ फ्यू आयन्स, या इन्हीं आयन्स का दूसरा नाम था रेडिकल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आयन्स या रेडिकल दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? पहले जिन्हें आप पॉजिटिव रेडिकल्स या कैटायंस कहते हैं, दूसरे जिन्हें हम नेगेटिव रेडिकल्स या एनायंस कहते हैं। नेगेटिव या एनायंस, पॉजिटिव या कैटायंस। आइए इनकी बात करते हैं। इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं मैं एक एक करके सीखना चाहूंगा। पहले मैं आपको पॉजिटिव के नाम लिखना सिखाता हूं, फिर मैं आपको नेगेटिव आयंस के नाम लिखना सिखाऊंगा। आइए सीखते हैं आयंस या रेडिकल्स के नाम। हालांकि नामों के लिए भी एक ट्रिक होती है, पर ट्रिक हम बाद में सीखेंगे। पहले सिंपल से वे में कुछ नाम सीखते हैं बाय अप्लाइंग ट्रिक्स, बाद में ट्रिक को अप्लाई कर लेंगे हम लोग। चलिए सीखते हैं दोनों। तो सबसे पहले हम किसके नाम सीखने जा रहे हैं? कैटायंस यानी पॉजिटिव रेडिकल्स के। नॉर्मली फॉर्म किए जाते हैं बाय मेटल्स, बट समटाइम्स, कभी कभी, बट समटाइम्स नॉन मेटल्स आल्सो, और कभी कभी ये नॉन मेटेलिक भी होते हैं। आइए मेटेलिक कौन से होते हैं याद करिए। मेटेलिक कैटायन की तो भरमार लगी पड़ी है हमारे पास। सोडियम मेटल का सोडियम कैटायन, कैल्शियम मेटल का कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम मेटल का Al+3, आयरन का Fe+2, Fe+3। ये किसके हैं? मेटल्स के। नॉन मेटेलिक कैटायंस कौन होते हैं? जैसे अमोनियम आयन, शायद नाम सुना हो, नॉन मेटल का होता है। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, नॉन मेटल का होता है। तो कुछ मेटेलिक कैटायंस आपको सीखने हैं, कुछ नॉन मेटेलिक कैटायंस आपको सीख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपको यह भी सीखना है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनमें 2 तरीके के चार्जेस, 3 तरीके के चार्जेस हो सकते हैं। जैसे Fe के ऊपर +2 भी होता है, Fe के ऊपर +3 भी होता है। तो इनके नाम कैसे बदलते हैं जब ये +2 और +3 हो जाते हैं। तो सीखते हैं नेमिंग ऑफ कैटायंस के बारे में। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट कहते हैं नॉर्मली या यूजुअली ये एंडेड होते हैं विथ लेटर IUM, आयंस। क्या मतलब है? जैसे यदि मैं इनकी बात करूं, यदि आपने इसे NH4+ लिखा है तो क्या नाम है इसका? अमोनिया से बना है तो नाम है अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। इसी तरह से इसकी बात करें, किससे बना है? Ca से, तो नाम है कैल्शियम आयन। तो ध्यान से देखिए इनके नाम में क्या लग रहा है? ईएम लग रहा है। हमेशा क्या लगता है? ईएम लगता है कैटायंस के नाम में। पहला पॉइंट। कैसे बनते हैं ये कैटायंस, कौन बनाता है, इन पे चार्जेस कैसे आएंगे, आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए भाई, कौन बनाता है? मेटल्स। तो सबसे पहले जो मेटल हम पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, क्या कहलाती हैं मेटल्स? दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स।
क्या कहलाती है? क्षारीय मेटल्स, एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स। यदि हम एल्कली मेटल्स के कैटायंस या आयंस की बात करें तो याद रखिए एल्कली मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं M+1 टाइप का, यानी इनके ऊपर केवल और केवल कैसा चार्ज होता है? +1, और कोई चार्जेस इनके ऊपर नहीं आते। होते कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांशियम है। तो सभी के ऊपर कितना चार्ज होता है? आयंस की फॉर्म में +1 +1 +1 +1 +1। याद रखने का एक छोटा सा नवेनिक होता है, क्या होता है बेटा? ली ना के रब, ली ना के रब, सीज फायर, सीज फायर, ली ना के रब, सीज फायर, सीजियम फ्रांशियम। इसी तरह से हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप की। इन मेटल्स को नाम दिया जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ जैसी, मिट्टी जैसी होती हैं ये मेटल्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें नाम देते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो ये कैटायन बनाती हैं M+2 टाइप, यानी इनके ऊपर हमेशा कितने चार्ज आते हैं बेटा? इनके ऊपर हमेशा +2 चार्जेस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? बेरिलियम, ये कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इन पे हमेशा चार्ज होगा कितना? +2 +2 +2 +2 +2 एंड +2। इन्हें कैसे याद करेंगे? ऐसे, भिख मंगे का सर बड़ा, BARA बड़ा, भिख मंगे का सर, बेगर भिखारी, भिख मंगे का सर, BARA बड़ा, भिख मंगे का सर बड़ा। क्लियर है? बड़ा इधर बाल फैले रहते हैं, बड़ा लगता है उसका सर देखने में। भिख मंगे का सर बड़ा, इन पे हमेशा +2 चार्ज होता है। इसी तरीके से बेटा हम बात कर लेते हैं थर्ड ए ग्रुप, बोरान फैमिली के जो मेटल्स। तो बोरान फैमिली के जो भी मेटल्स होते हैं बेटा, यदि उनके ऊपर चार्जेस की बात की जाए तो उनके ऊपर हमेशा चार्जेस आते हैं कॉमनली +3। कहते हैं सर कॉमनली क्या? कॉमनली कुछ और भी आते हैं? हाँ भाई शायद आते होंगे, फिलहाल कॉमनली +3। जैसे कौन होते हैं बेटा थर्ड ग्रुप की मेटल? जैसे एल्यूमिनियम है, कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। एल्यूमिनियम के अलावा गैलियम है, कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। मुझे थोड़ी सी बस एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ सकती है, बाकी आगे की जरूरत मुझे बहुत मुश्किल है कि पड़े। तो ये क्या है? मेटल्स। नाम समझ में आए हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये इनके नाम हैं। सभी के नाम में EM लगता है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटेलिक कैटायंस भी होते हैं, फ्यू नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक कैटायंस को कैसे लिखते हैं आइए इस पर भी एक नजर डाल दीजिए। जैसे मैंने इसका नाम बोला था, ये नॉन मेटालिक है, NH4+ जो अमोनिया से बना था, तो क्या नाम था बेटा? अमोनियम आयन। जैसे मान लीजिए आप पे कभी NO2 पे प्लस लगा हो, तो NO2 कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप। नाम सुना होगा ना, नाइट्रोबेंजीन NO2 लगता है। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप। तो नाम क्या हो गया? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम यानी बाद में क्या लग गया? EM लग गया। तो ये कैसे हैं बॉस? नॉन मेटेलिक कैटायंस होते हैं। अब सवाल आता है एक और कैटायंस का, वो कौन से? कहता है इफ ए मेटल है 2 और मोर, ज्यादा भी होते हैं, हम 2 से ही खेलेंगे, हालांकि 2 और मोर टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी उस पर 2 या 2 से ज्यादा टाइप के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जैसे कोई मेटल है, उस पर एक चार्ज है N1+ और दूसरा चार्ज है N2+। तो 2 तरह के चार्जेस हैं और मेटल कौन है? सेम है। जैसे होता है ना Fe पर +2 है और Fe पर +3 है। जैसे होता है ना कॉपर पर +1 है और कॉपर पर
+2। जैसे होता है SN टिन पर +2 भी होता है और टिन पर +4 भी होता है। तो फिर हम इनके नाम को कैसे लिखते हैं, आइए इसको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। इनके नाम लिखने होंगे तो हम इनके नाम कैसे लिखते हैं, आइए सीखते हैं इनके भी नाम। लेट अस सी हियर। कैसे सीखेंगे आप इनके नाम, जरा समझिएगा भाई। सबसे पहले इसमें दो तरह के चार्जेस होंगे, एक होगा हायर चार्ज और एक होगा लोअर चार्ज। आपको हायर और लोअर लिखना है, हायर और लोअर। तो एक कैसा बोला मैंने, हायर चार्ज, और दूसरा कैसा बोला मैंने, लोअर चार्ज। लोअर चार्ज, याद रखिए हायर और लोअर क्या है, चार्जेस हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड लेटर, देखिएगा यहाँ पे इसका सेकंड लेटर क्या है, आई। तो इसमें भी है आई, यहीं से शुरू होगा, यानी यदि हायर चार्ज है तो उसे हम इक कहेंगे। इसका सेकंड लेटर क्या है, ओ, यहीं से स्टार्ट होगा ओ। यदि लोअर चार्ज है तो क्या कहेंगे, अस। यानी यदि चार्ज ज्यादा है तो कॉल्ड इक, चार्ज कम है तो कॉल्ड अस। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। बस बेटा लास्ट चीज है, इसके बाद मैं अभी छोड़ दूंगा आपको। एनायंस के नाम अगली क्लास में कराऊंगा। जैसे एक Fe+2 है और एक Fe+3 है, तो ये लोअर है और ये हायर है। तो जो लोअर है उसे बोलेंगे अस, यानी क्या नाम है, फेरस। और ये हायर है तो इसे बोलेंगे इक, यानी नाम होगा फेरिक। तो फेरस, फेरिक। इसी तरह से देखिएगा, ये Cu+ लोअर है, Cu++ हायर है, तो लोअर को क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। क्यूप्रस, गन्ने का रस नहीं, क्यूप्रस। और हायर चार्ज है, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। हायर का इक, लोअर का एस। इसी तरह से यदि मेरे पास Sn था +2 तो नाम होगा स्टेनस। क्या नाम होगा, स्टेनस। और यदि मेरे पास Sn+4 है तो नाम होगा स्टेनिक। क्या बात समझ में आई बेटा। अस और इक कैसे लगाते हैं, तो ये तब लगाते हैं जब किसी मेटल की दो तरह के पॉजिटिव चार्ज हो, इनको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ लोग कहते हैं, फिलहाल हम पॉजिटिव चार्ज से खेलेंगे। यदि दो तरह के पॉजिटिव चार्ज हैं तो लोअर को पढ़ेंगे अस, हायर को पढ़ेंगे इक। एग्जाम्पल आपके सामने, बस यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, एनायंस के नाम कैसे लिखे जाते हैं। फिर मैं रेडिकल्स को मिला के कंपाउंड्स बनाना सिखाऊंगा और उन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाऊंगा अगली क्लास में, और करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस इन्हीं के अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।